हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी को स्वागत है हमारे बायोलॉजी स्पेशल में। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि कल मैंने सेल पढ़ाया था, सेल पार्ट 1 पढ़ाया था। लेकिन सेल जो हमारा है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आधा कल पढ़ाई थी, आधा आज पढ़ाऊंगी। आज हमारा है सेल यानी कोशिका का पार्ट 2। आप लोग देख सकते हैं, हम लिखे हैं कोशिका का पार्ट 2। ठीक है, कल मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था। देखते हैं। तो आज हम सेल में कोशिका का मुख्य अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो हमारी कोशिका है ना, हम पहले ये सोचेंगे कि शरीर हमारी बनी है तो किन किन चीजों से मिलकर बनी है, कैसे बनी है। ठीक है, ये तो अलग बात है कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं की बनी हुई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कोशिका को जोड़ने पे हमारा ऊतक बनता है और फिर ऊतक को जोड़ने पे अंग बनता है। अंग को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पूरी बॉडी निर्माण होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे हम कोशिका के पार्ट पढ़ेंगे। कोशिका के पार्ट, कोशिका के अंग या कह सकते हैं कोशिकांग। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सिर्फ ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि कोशिकांग हम कहते किसे हैं, तो भाई कोशिकांग कोशिका के विशिष्ट कार्य करने वाले अंग को ही हम क्या कहते हैं, बोलोगे मैम, कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के विशिष्ट काम करने वाले अंग को हम कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे कोशिकांग है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो बोलोगे मैम क्या, तो पहला कोशिका, दूसरा अंग। कोशिका धन अंग मिलके हमारा कोशिकांग का निर्माण करता है। ठीक है, आगे देखिए। कोशिकाएं वे सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं। कोश देखिए, कोश ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। कोशिकाएं वे सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। ठीक है, जो किसके, तो बोलोगे मैम सेल के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम कुछ मुख्य कोशिकांग पढ़ेंगे। कोशिकांग के अंदर हम कुछ मुख्य घटक पढ़ेंगे, जिसे हम जैसे बोल भी सकते हैं कि कुछ मुख्य कोशिकांग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला कोशिकांग है, मैं लिखी हूँ कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मैं कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, देखिए, यह एक झिल्ली के समान होती है, ये एक झिल्ली के समान होती है तथा इसी के अंदर सभी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, मैं डायग्राम भी बनाई हूँ, उसमें आप लोग को अच्छे समझाऊंगी। तो देखिए, यह एक झिल्ली के समान होती है तथा इसी के अंदर सभी अंग पाए जाते हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, गोल्जी बॉडी हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो। ठीक है, एनीथिंग कोई भी हो। देखिए, मैं यहाँ पे लिखी भी हूँ, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर हुआ है, किसका है, बोलोगे मैम कोशिकांग का है। ठीक है, तो इसमें देखिए, जो मैं यहाँ पे लिखी हुई हूँ, जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ उसी को मैं यहाँ पे क्या क्यों बना दी हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखी हूँ, यह एक झिल्ली के समान होती है, इसी के अंदर सभी अंग पाए जाते हैं, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कोशिकांग बना हुआ है। ठीक है, अब इसी के ही अंदर हमारे सारे अंग हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं ये प्लांट सेल, एनिमल सेल में दोनों में पाए जाते हैं। अच्छा, इसका एक चीज ध्यान से आप लोग देखिएगा कि जो हमारा कोशिकांग है ना, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोशिकांग में क्या पाया जाता है, या कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉरी, कोशिकांग नहीं, कोशिका झिल्ली में, प्लाज्मा झिल्ली में प्लांट सेल पाया जाता है या एनिमल सेल पाया जाता है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारा इसमें एक नहीं पाया जाएगा बल्कि दोनों पाया जाएगा। कौन कौन सा, प्लांट सेल, एनिमल सेल, यहाँ पे हम क्लियर रूप से लिखे हुए आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना हुआ है। मैं यहाँ पे भी देखिए, मैं बनाई हूँ कि ये जो बाहरी लेयर है ना, ये जो बाहरी लेयर है हमारी, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। ठीक है, ये हमारी कोशिका झिल्ली है और कोशिका झिल्ली के अंदर हमारे क्या है, सारे अंग मौजूद हैं। ठीक है, जो मैं यहाँ पे बताई हूँ। और ये जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, ये किसकी बनी होती है, बोलोगे मैम, ये हमारी प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, आगे देखिए,
कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में होते हैं। मतलब यही चीजें हैं कि यहाँ पे सभी इसके अंदर होते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में होते हैं। आया समझ? आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखिए, इतना हो गया, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मैंने पहले पार्ट 1 नंबर पढ़ा दिया था। ठीक है, अब हमारा है पॉइंट नंबर 2। आप लोग देख सकते हो मैंने जो भी पढ़ाया है सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया है। आप लोग अगर एक बार ध्यान से सुन लोगे ना तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिए। और अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो सबसे ज्यादा बेटर है, बहुत अच्छा है अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो। तो नोट्स में देखिए मैंने सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोट्स भी जो लोग बना रहे हैं एक बार देख लेंगे तुरंत माइंड में हमारे सेट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। कोशिका भित्ति को हम दोहरी झिल्ली भी कहते हैं और सेल वाल भी कहते हैं। कोशिका भित्ति को हम दोहरी झिल्ली और सेल वाल भी कहते हैं। ठीक है, देखो केवल पादप में सेलवाल पाया जाता है, केवल पादप में सेलवाल पाया जाता है। इसकी पहले मैं बताई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि उसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों पाया जाता है ना। मैं उसमें पहले ही बोली थी कि केवल मतलब किसी किसी में बस एक पाया जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और उसमें तो दोनों पाया जाता है, मैंने पहले बताया। लेकिन पॉइंट नंबर 2 में देखिए कोशिका भित्ति में केवल पादप में सेलवाल पाया जाता है। ठीक है, यानी प्लांट सेल में केवल सेलवाल पाया जाता है। सेलुलोज का बना होता है। कोशिका झिल्ली की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो बोलोगे मैम कोशिका भित्ति हमारी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। ठीक है, कोशिका भित्ति सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। देखिए यहाँ हम एक डायग्राम में बनाया है। ठीक है, अब हम आपको डायग्राम के जरिए समझाते हैं। आपको ये जो जितने भी मैं पॉइंट लिखी हूँ सारा पॉइंट इस डायग्राम पे है। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा पूरा क्या है? बोलो मैम कोशिका। ठीक है, पहले मैं एक बार मैं बनाई थी जब फिगर, उसमें तो थोड़ा बताई थी, वही चीजें बस थोड़ा सा ध्यान लगा दो तो आ जाए। देखो ये जो हमारे ऊपर ही ये जो लेयर बना हुआ है ना डिजाइन कर करके, अच्छे देख लो, अधिकतर आप लोग हर जगह पे ये नॉर्मली डिजाइन देखते होगे तो डिजाइन याद मेरे को याद रहेगा हमेशा। ये जो ऐसे टेढ़े मेढ़े जो डिजाइन बना है इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति या सेलुलोज कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखती भी हूँ कि सेलुलोज का बना होता है। क्या मैम? कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। वही चीज इस डायग्राम में है, ध्यान देखो। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, मैं लिखती हूँ कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, अब देखो सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। ये जो कोशिका भित्ति है ना ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। बोलोगे मैम किस चीज को? तो बोलेंगे मैं पहले बताई हूँ कि कोशिका के सभी अंग इसके अंदर क्या होते हैं? अंदर ही रहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ये बात, तो आप लोग देख सकते हो मैं सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है कौन? तो कोशिका भित्ति। ठीक है, आया समझ? देखिए ये अब चौथा है, तीसरा नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? ये बहुत फेमस है भाई, अधिकतर लोगों को ये आता होगा, है ना? मुझे लगता है अधिकतर लोगों को ये अच्छे से आता होगा, लेकिन फिर भी जिसको आता है वो भी देखे, जिसको नहीं आता है वो तो भाई अच्छे से देखे ही। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किए थे। जबकि ठीक है, देखिए यहाँ पे शब्द लगा है जबकि अल्टमैन ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया था। ध्यान से देखिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है कि एक क्वेश्चन बनता है कि जो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया था किस सन में? तो बोलोगे मैम 1890 में। ठीक है, एक बार फिर देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में किया था, जबकि अल्टमैन ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया था। ठीक, आगे देखो माइटोकॉन्ड्रिया को, ये तो सभी को पता होगा कि
पावर ऑफ हाउस किसे कहते हैं? तो बोलते हो मैम माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर ऑफ हाउस कहते हैं। ठीक है, देखो मैं एक एक पॉइंट सब कुछ डिटेल टू डिटेल लिखी हूँ लाइन टू लाइन, ताकि आपको मैं बोलूँ अगर समझ में ना आए या फिर मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखी हुई हूँ सब कुछ, आप उसको देख के मतलब लिख सकते हो, कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए मैं छोटी सी भी छोटी चीज को क्या की हूँ, ब्लैक बोर्ड पे लिख दी हूँ। आप लोग ध्यान से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और बोल तो मैं रही हूँ। देखो, तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैं बताई हूँ पावर ऑफ हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा गृह कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं, और पावर ऑफ हाउस भी हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इतना समझ में आया? आगे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? जब बोलोगे मैम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, इसको भी मैं डायग्राम के जरिए आपको समझा दूंगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कोशिका में क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और यही ग्लूकोज हमारे ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, इस इतना बड़ा तो है ये, बट इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में भी यहाँ पे लिखी हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसके जरिए भी बता सकती हूँ आपको, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए लिखी हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ के समझ सके। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, कोशिका में क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। कोशिका में क्रेब्स चक्र होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है भाई, चलता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप, बोलोगे मैम जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, और वही 38 एटीपी मिलकर, बोलोगे मैम एक ग्लूकोज का क्या करता है, निर्माण करते हैं, और यही ग्लूकोज हमारे बॉडी में क्या करता है, एनर्जी देने लगता है। ठीक है, आया? देखिए मैं यहाँ बोली हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं, तो मैं डायग्राम के जरिए, मतलब ये तो डायग्राम किसी अदर चीज का है, लेकिन इसके जरिए मैं बता दे रही हूँ। मान लीजिए ये जो चीज है ना, ये बना, इसके अंदर एक और ऐसे बन जाएगा, ये आंतरिक दीवार हो जाएगी। ठीक है, और ये आंतरिक दीवार जो है किसकी किसकी होती है, बोलो मैम ये आंतरिक दीवार हमारी क्रिस्टी की बनी हुई होती है। ठीक है, आया समझ? अब देखिए इसी चीज को मैं जो यही डायग्राम बनाई हूँ इसके जरिए मैं बता रही हूँ आपको। देखिए मैं बोलूँ यहाँ पे कोशिका में क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के द्वारा हमारा क्रेब्स चक्र चलता है। जब हम सांस लेते हैं, सांस श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो हमारा क्या होता है, क्रेब्स चक्र चलता है। ठीक है, यहाँ देखिए जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, है ना। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूं, देखिए 38 एटीपी मिलकर किसका, बोलो मैम ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, है ना। अब यही ग्लूकोज, ठीक है, यही एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो यही ग्लूकोज हमें क्या करता है, बोलो मैम एनर्जी देता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम इसीलिए पावर ऑफ हाउस कहते हैं, यानी शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, सबको समझ में, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4, यानी पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हमारा है भाई गोल्जी बॉडी, जिसे हम इंग्लिश में गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। आया इतना समझ में? देखिए इसकी खोज देखिए, पहले कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि हम उसकी खोजकर्ता के बारे में जाने। वो जब खोज की है तो किस सन में किए हैं, फिर उसका अध्ययन किस में करते हैं, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप हमें हर एक चीजें पढ़नी चाहिए। ऐसे पढ़ने से क्या होता है कि हमें चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो देखिए जो गाल्जी बॉडी यानी जिसे हम इंग्लिश में
गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने 1898 में किया था। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो गाल्जी बॉडी हमारा है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो बोलोगे मैम परिवहन करना होता है। अच्छा, आप लोग सोचते हो कि परिवहन करना होता है, ये क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए हमारी पूरी बॉडी है ना। अब हमारे बॉडी में क्या है भाई? हम बोलते जा रहे हैं, तो हमारे जो जीभ है, हमारे जो मुंह है, वो तो भाई थक जा रहा है क्योंकि हमारी एनर्जी लॉस हो जा रही है। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी में बहुत सारी एनर्जी है, कि जो हमारी गाल्जी बॉडी है ना, ये ला के दे देता है हमें, हमारे मुंह को, खिले भाई तू अपना काम करता रह, तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए खाली हूँ। ठीक है, जब तू थकेगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसीलिए ये क्या करता है? जो गाल्जी बॉडी है, परिवहन का कार्य करता है। जब कोई एनर्जी लॉस होने लगती है तो ये अलग से एनर्जी ला के देता है हमारे बॉडी से ही, कि लो तुम अपना काम करते रहो। उतना होगा। देखिए 5वां नंबर, जिसे हम हिंदी में राजधानी कहते हैं, इंग्लिश में भाई वैक्यूल कहते हैं। राजधानी को इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, देखिए खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 ईस्वी में किया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि पौधों की कोशिकाओं में रिक्तिका का वर्णन किया जाता है। किसने बताया था? बोलो मैम। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 ईस्वी में बताया था कि पौधों की कोशिकाओं में रिक्तिका का क्या होता है? वर्णन किया जाए। ठीक है, देखिए मैं एक ही शब्द मैं 5 बार 6 बार 4 बार बोल रही हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लें तो दोबारा आप लोग को इतनी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। बस एक बार आप लोग नोट्स को खोलें, आप लोग के माइंड में चीजें क्या हो आके बैठ जाए। ठीक है, आगे देखो, वैक्यूल जल को स्टोर करके रखता है। वैक्यूल जो है जल को संग्रहित करके रखता है। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट नंबर 6, इसको हम पॉइंट नंबर 6 है तारक काय, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, देखिए जो तारक काय है ये मतलब काफी जल्दी भूल जाता है, तो मैं आप लोग को एक सीरियल का नाम बता रही हूँ जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसके नाम पे आप लोग ये तारक काय याद रख सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीजें जल्दी भूल जाती हैं और ऐसी चीजें मतलब जल्दी भूलती नहीं है, तो उसके लिए तारक काय को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। इसकी खोज बोबरी ने किया था। कितने साल में? 1888 में बोबरी ने खोज किया था तारक काय की। ठीक है, अब देखिए, और इसका विस्तृत वर्णन किया था। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं कि बोबरी ने सन 1888 ईस्वी में खोज किया था और इसका वर्णन किया था। किसका वर्णन किया था बोलोगे तो मैम तारक काय यानी सेंट्रोसोम का वर्णन किया था। कौन? बोबरी ने सन 1888 ईस्वी में। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर दोहरा दूंगी। और इसका कार्य है सेल विभाजन। देखो यहाँ पे एक चीज है सेल विभाजन। ठीक है, तो ये मत सोचना सेल विभाजन का मतलब कि पूरा टूट के खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये सेल विभाजन के यहाँ पे मतलब है पुनर्निर्माण। आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अलग से लिखी हूँ पुनर्निर्माण, यानी सेल विभाजन का मतलब होता है पुनर्निर्माण, यानी खत्म नहीं होना बल्कि एक सेल से 2 सेल का निर्माण होना। आप लोग देखते, मैं डायग्राम भी बनाई हूँ कि एक सेल से 2 सेल का निर्माण होता है। इसमें देख सकते हैं जो सेल है ये विभाजित हो रही है। ये सेल हमारी एक है, ये विभाजित तो हो रही है, लेकिन विभाजन होकर टूट के खत्म नहीं हो रही है, बल्कि ये 2 सेल का पुनर्निर्माण कर रही है। ठीक है, आगे देखिए, मैंने लिखा फाउंड इन सेंट्रोसोम नॉट फाउंड इन सेंट्रोसोम। तो भाई सेंट्रोसोम में हमारा लीवर आता है, क्योंकि इसलिए आता है कि लीवर क्या है कि जो क्षतिग्रस्त होती है कोशिका, मैं आगे पढ़ाई हूँ आप सभी को, ये तुरंत अपना रिकवर करने लगता है। ठीक है, जबकि अगर ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या होता है ब्रेन में अगर चोट लगती है तो इंसान तुरंत डेथ हो जाती है। ठीक है, इसलिए लोग बोलते हैं कि बाबू कहीं भी जाओ तो सर में हेलमेट लगा के जाओ। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, आप लोग एक नोट मैं बता दे रही हूँ, एक मतलब
इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लोग कैंसर क्यों बोलते हैं कि ये एक बीमारी है, ठीक है, कैंसर एक बीमारी है, लेकिन कैंसर एक बीमारी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखी हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से, कैंसर एक बीमारी नहीं है, ठीक है। किसी भी जगह पर अनकंट्रोल जब हमारा विभाजन तेजी से होने लगता है ना, कहीं भी हमारे बॉडी में कहीं भी अगर अनकंट्रोल, ठीक है, बिना किसी लिमिट के विभाजन तेजी से होने लगता है तो वहाँ पे हमारा कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे देखिए, ब्रेन में हमारे बोलो मैम, ब्रेन में हमारे 90% क्या होता है, 90% न्यूरॉन सेल होता है, उपस्थित होता है, ठीक। ब्रेन में हमारे 90% न्यूरॉन सेल उपस्थित होता है, जबकि 10% ग्लियल सेल उपस्थित होता है। मान लीजिए हमारे ब्रेन में, ठीक है, क्या है, सेल है, मतलब वैसे होती नहीं लेकिन है, तो कितना है, मान लीजिए हमारे 100 है, ठीक है, 100% है। इसमें से 19% जो है न्यूरॉन सेल है, ठीक है, कि जो क्या न्यूरॉन सेल जो क्या करता है कि ये अपने जो भी कोई प्रॉब्लम माइंड में हो जाती है, चोट लग जाती है, तो ये रिकवर नहीं कर सकता है, 90%, ठीक है, 90%। लेकिन वहीं पे 10% केवल 10% हमारा क्या होता है, ग्लियल सेल होता है उपस्थित हमारे ब्रेन में, और यह ग्लियल सेल विभाजन कभी कभी बहुत तेज अनकंट्रोल होता है, बहुत फास्ट होने लगता है, ठीक है। इसी कारण से ब्रेन को में कैंसर हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन कैंसर कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, हमारे ब्रेन में 90% न्यूरॉन सेल उपस्थित होता है, जबकि 10% ग्लियल सेल उपस्थित होता है, ठीक है। और यह ग्लियल सेल विभाजन कभी कभी ना बहुत तेजी से करने लगता है, ऐसा लगता है इसको कहीं जाना है जल्दी में, ठीक है, बोलता है नहीं हम 1 मिनट भी अब वेट नहीं होगी भाई, बहुत तेज होने लगता है। और आपको पता है कि जल्दी में किया गया काम कभी भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए आराम से कोई काम सोच समझ के करना चाहिए। तो ये काम, यही चीज ये काम नहीं करता, ये अपना जो विभाजन करता है बहुत तेजी से करने लगता है, ठीक है, अनकंट्रोल करने लगता है। इसी कारण हमारे ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन कैंसर हो जाता है, जिसे हम ब्रेन कैंसर कहते हैं। यह कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा है पॉइंट नंबर 7, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। बोलोगे मैम इसे और किस किस नाम से जानते हैं, देखो अंतःप्रद्रव्ययी जालिका को अंतःस्रावी जालिका कहते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में ER भी कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, इसकी खोज पोर्टर ने 1945 में किया था, ठीक है, इसकी खोज बोलो मैम, पोर्टर ने सन 1945 में किया था, और 1953 में इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया था। यही चीज आया ना यहाँ पे, देखो फिर से देखो, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका को हम अंतःस्रावी जालिका कहते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसको हम शॉर्ट में ER भी कहते हैं, ठीक है। देखिए पोर्टर ने मतलब इसकी खोज पोर्टर ने भाई सन 1945 में किया, और 1953 में इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया, अतः इसे 1953 में भाई अंतःप्रद्रव्ययी जालिका या अंतःस्रावी जालिका नाम दिया, ठीक है। अब देखिए ER के अंदर एक कंकाल कार्य करता है, क्या ER के अंदर एक कंकाल कार्य करता है, ठीक है। कौन, आंतरिक कंकाल होता है, आंतरिक सहायता होता है, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी हम बोले हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ER भी कहते हैं, मैं पहले बता दी हूँ, ठीक है। देखिए टाइप ऑफ ER, ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। बोलोगे मैम कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, तो भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से भी बताई हूँ आपको। ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा क्या है, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसमें जो छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं ना, दाने हैं, ठीक है, इन्हें हम राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। और जो ये खाली स्थान है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी दाना नहीं है, कोई भी छिद्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं,
स्मूथ कहते हैं यानी मुलायम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और रफ, और ये हमारा रफ है, ठीक है। रफ को हम क्या कहते हैं, तो बोलोगे मैम खुरदुरा कहते हैं, खुरदुरा। सभी को समझ में आ गया? एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। देखिए, राजधानी को इंग्लिश में वैक्यूअल कहते हैं। इसकी खोज एंटोनियो और हॉक ने सन 1676 ईस्वी में किया था। इन्होंने पौधों की कोशिकाओं में रिक्तिका का वर्णन किया था, ठीक है। अब देखिए, वैक्यूअल जल को स्टोर करता है, संग्रहित करता है, ठीक है। अब देखिए तारक को हम इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। इसकी खोज बोलोगे मैम, इसकी खोज बोबरी ने 1888 ईस्वी में किया, और इसका विस्तृत वर्णन किया किसका किया, तो बोलोगे मैम तारक का किया। आया समझ? आगे देखिए, इसका कार्य होता है सेल विभाजन। सेल विभाजन का मतलब होता है पूरा टूट के खत्म नहीं होना, बल्कि यहाँ पे सेल विभाजन का मतलब होता है पुनर्निर्माण, ठीक है। देखिए, एक सेल है, ये सेल तो टूटी है, लेकिन दो सेल में जाके पुनर्निर्माण हो गई है, ना कि यहाँ से टूट के ये खत्म हो गई है, ठीक है। आगे देखिए, फाउंड इन सेंट्रोसोम, नॉट फाउंड इन सेंट्रोसोम। देखिए, सेंट्रोसोम लिवर में पाया जाता है, इसीलिए ये क्या करता है भाई, जब इसकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, इसे ये रिकवर करने लगता है जब कोई भी चोट लगती है। तो अगर वही ब्रेन है, ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए अपने कोई, अगर ब्रेन में हमारे सर में चोट लगती है तो ये रिकवर नहीं कर पाता है। इसीलिए अगर कहीं चोट लग जाए ना सर में, तो इंसान की डेथ हो जाती है। लोग कहते हैं बेटा हेलमेट लगा के चलो। आगे देखो, मैं ये नोट्स बताई हूँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट है केवल। ब्रेन में 90% न्यूरल सेल प्रेजेंट होता है, 10% ग्लियल सेल प्रेजेंट होता है, और यह ग्लियल सेल विभाजन कभी कभी बहुत तेजी से होने लगता है, बहुत फास्ट होने लगता है, जिसके कारण हमें कैंसर होता है, जिसे हम ब्रेन कैंसर कहते हैं। अगर ब्रेन में हो तो ब्रेन कैंसर कहते हैं, अदर कहीं हो तो उसका नाम लेते हैं, ठीक है। ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, 7वां नंबर है अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसे हम अंतःस्रावी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने बताया कि इंग्लिश में हम शॉर्ट फॉर्म में ERB कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज भाई बोलोगे मैम, इसकी खोज पोर्टर ने सन 1945 में किया था, और सन 1953 में इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया था। किसे भाई? पोर्टर ने किसको नाम दिया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका या अंतःस्रावी जालिका को, ठीक है। ER के अंदर एक कंकाल कार्य करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक कंकाल काम करता है। कौन कौन? आंतरिक कंकाल होता है, दूसरा आंतरिक सहायता होता है, ठीक है। अब देखिए, टाइप ऑफ ER। अब उतना हो गया टाइप ऑफ ER। देखिए, जिसे हम हिंदी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ और रफ, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिगर भी बनाया है। जो दानेनुमा संरचना है उसे हम राइबोसोम कहते हैं, और उसे हम, जो खुरदुरा टाइप दिख रहा है उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे एक भी धब्बे नहीं है, दाने नहीं है, उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें, ठीक है। नमस्ते।